जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एएलपी का स्टेज सेकेंड का पहला शिफ्ट का सवाल। देखिए, सवाल का लेवल दोनों ही स्टेज में CBT 1 और CBT 2 में कमोबेश सेम है, लगभग सेम है, बस क्वेश्चन का नंबर आगे पीछे होता है। ठीक है, तो आज का जो डेट है वो डेट है वो आपका है, एग्ज़ाम का डेट है वो है 21/1/2019। 21/1/2019 का शिफ्ट 1 पहला शिफ्ट है। 21/1/2019 का पहला शिफ्ट है और आज हम लोग इसका सारा का सारा सवाल देखेंगे। अच्छा, आप लोग सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि यार, जो सवाल सिंप्लीफिकेशन वाला है, जोड़ घटाव वाला सवाल है, उन सवालों को हम लोग यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि वो सारा का सारा सवाल ऐसा सवाल है ना जिसको हर कोई बनाता है, चाहे उसको मैथ आता हो या ना आता हो। वो जोड़ घटाव है, सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन का आसान सवाल है। और जो भी अच्छा सवाल होगा ना, मुश्किल सवाल, उसको हम लोग जरूर लेंगे, लेकिन जो भी जोड़ घटाव वाला सवाल है ना उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट वो टाइम का बर्बादी है। ठीक है, तो भाई शुरू करने से पहले वीडियो एक बार लाइक हो जाए, सेशन को एक बार शेयर मार दो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लो। और भाई एक बात याद रखना हमेशा कि यार 150 लाइक ना मत दिया करो। अगर मेहनत अच्छा लगता है, इससे आपको फ़ायदा होता है, तो आप ना दबा के लाइक मारो, शेयर करो दबा के सबको, जो भी आपके लिस्ट में है, सोशल मीडिया लिस्ट में है, सबको एटलीस्ट एक बार टैग कर दो मेरे भाई। इससे हम लोगों को ना मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग और बेहतर कंटेंट करें। और हम लोग इस सेशन में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है ALP वाला, तो इसके ना दोनों स्टेज CBT 1 और CBT 2 दोनों को मिला के हम लोग सारा का सारा सेशन को डिस्कस कर लेंगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। हाँ, अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ खुल के लिखिए, लेकिन अच्छे शब्दों में, एक दायरे में, लंद फंद कमेंट में ना लिखिएगा प्लीज़। क्योंकि देखो भाई, सलाह देने का एक तरीका होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा ना हो कि जो मन में आए लिख दिए कि क्या सर, ऐसा नहीं। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अभिषेक सर जितना मेहनत कर रहे हैं, उनको भी बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है। ओवरऑल इस चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, और आप इस चैनल के माध्यम से ही, चाहे GS में हो चाहे मैथ्स में हो, एकदम सटीक आपका स्कोर होने वाला है कि ताकि आप सिलेक्शन ले पाएँ। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ्स और GS आती है, तो उनका अच्छा कंटेंट लेवल पे अवेलेबल है। जैसे तैसे कंटेंट हम लोग आपको नहीं दे रहे हैं, जो भी एकदम सटीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और भाई, ये जो हम लोगों ने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है, तो इसका मकसद यही है कि आपको ना एग्ज़ाम का पैटर्न मालूम चले, क्योंकि 2023 में ना अच्छी खासी वैकेंसी आने वाला है, और इसका मकसद आपको भी मालूम है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। और पिछला बार भी यही हुआ था और इस बार भी यही होगा, क्योंकि वैकेंसी तो 2023 में आना तय है, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो रेलवे का हो। ठीक है, हर सेक्टर में वैकेंसियाँ आएंगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव जो है। ठीक है, तो आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये आपका CBT 2 का सवाल होगा सारा का सारा। ठीक है, CBT 2 का सारा सवाल होगा आज के सेशन में, और आज से 2-3 सेशन आपका जो आएगा सब का सब CBT 2 आएगा। उसके बाद फिर से CBT 1 होगा। भाई, CBT 1 और CBT 2 में रखा क्या है? गणित ही तो है, मैथ ही तो है, आना तो वहीं से है सवाल। अब सवाल का लेवल ऊपर नीचे, स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों में अप डाउन रहता है। ठीक है, तो आपको हर एक लेवल का सवाल, और यहाँ हम लोग ना एकदम बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। सबसे बढ़िया बात कि आपको ये सेशन देख के
पता लगेगा कि आपको एग्ज़ाम में सवाल को अब अटेम्प्ट करना कैसे है जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं होता है। तो टाइम बचाना कैसे है और 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा अपने स्तर से, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी मार दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा। पहला सवाल कहता है कि यदि किसी समचतुर्भुज रोम्बस का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज जैसे ही आया तो आपके दिमाग में समचतुर्भुज का एरिया से रिलेटेड जितना फंडा है सारा का सारा दिमाग में घूमना चाहिए। जिसका ज़रूरत होगा उसको खींच के बाहर निकाल देंगे। रोम्बस का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है पहला विकर्ण 6 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण का लंबाई कितना है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है एरिया बराबर हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है, दोनों विकर्ण का लेंथ, d1 और d2। देखिए एरिया क्या दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण हमसे पूछा है। इतना ही कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करना है, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा, सक्सेस होगा, आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में फिगर बना के, नहीं, फिगर बना के आपको समझाएंगे क्लास में। प्रैक्टिस सेशन में आप एग्जाम में आपका अप्रोच क्या रहेगा उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए 6 से काट देंगे 16 बार में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर की सेंटीमीटर बचा, और 16 दूना 32, d2 का वैल्यू क्या आ गया 32 सेंटीमीटर। खत्म हो गया सवाल। इतना ही काम करना है आपको एग्जाम में। तो इस सवाल में खास क्या था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया था 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और पहला विकर्ण दे दिया था, दूसरा विकर्ण का लेंथ पूछा है। समझिए बात को, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों विकर्ण की आवश्यकता होती है। यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है, एक विकर्ण दे दिया है, दूसरा विकर्ण हमसे पूछा है, तो सबका वैल्यू अपने अपने जगह पे रख के कैलकुलेट कर दिए। समझ में आया? एग्जाम में आपको यही अप्रोच रखना है। कहता है कि x और y की आयु का अनुपात, इनका एज का जो रेशियो है ना, x और y के एज का जो रेशियो है वो 4:5 है। ये 4:5 है, 4:5 है x और y के एज का अनुपात। 6 वर्ष बाद देखिए क्वेश्चन एज में ना लैंग्वेज को आप पकड़िए, है अभी है मतलब वर्तमान का बात कर रहा है, प्रेजेंट एज का बात कर रहा है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 6 साल बाद यही अनुपात 6:7 हो जाएगा। 6 साल बाद हो जाएगा, फ्यूचर का बात कर रहा है, ठीक है। तो y की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे तोड़ना है सेकेंड में देखिए। 4 से 6 बढ़ा, 5 से 7 बढ़ा, दोनों तरफ 2 अनुपात का वृद्धि हो रहा है। क्या इसी 2 का वैल्यू 6 नहीं है? 4 से 6 हम आए तो अनुपात 2 बढ़ा, और वर्ष में कितना बढ़ रहा है 6 साल बाद 2 अनुपात का वृद्धि हो रहा है 6 साल बाद। तो 1 अनुपात मतलब 3, 1 अनुपात मतलब 3। अगर 1 अनुपात मतलब 3 है तो 4 मतलब 12 और 5 मतलब 15। इसका मतलब x का जो एज है अभी वो 12 साल है और y का जो एज है वो 15 साल है। पूछा है y की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 15 साल। खत्म हो गया। इसी तरीका का अप्रोच आपको रखना है। तो ये अप्रोच आपके अंदर कब आएगा, जब आपका प्रैक्टिस होगा, जब आप चीज़ों के पीछे का जो स्टोरी है, बेसिक क्या है उसको जानेंगे तब। तो ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गया होगा। पहला सवाल में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया था, पहला विकर्ण दे दिया है और दूसरा विकर्ण आपसे पूछा है। तो आपको मालूम है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, रोम्बस का एरिया निकालने के लिए दोनों विकर्ण की आवश्यकता है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, इसमें 3 वेरिएबल है, एक तो क्षेत्रफल है, दूसरा डायगोनल है, 2 डायगोनल है, तो 3 वेरिएबल है। तो 3 वेरिएबल में 2 का जानकारी आपके पास रहेगा तभी आप तीसरा
के बारे में बोल सकते हैं कि वो कितना होगा। एरिया दे दिया है, एक विकर्ण दे दिया है, तो दूसरा विकर्ण हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सवाल आपका एज से है, रेशियो मेथड से आप इस तरीका से आसानी से तोड़ सकते हैं। एग्जाम में आपका सेम अप्रोच होगा, तभी जाके आप सक्सेस पाएंगे। भाई भीड़ बहुत ज़्यादा होगी इस बार, जो ALP या रेलवे का वैकेंसी आएगा तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और एक बात आप समझ लीजिए कि इस चैनल पे ना आपको लंद फंद देवानंद कंटेंट नहीं मिलेगा। एकदम जो रियलिस्ट, जो एकदम वास्तविक चीज़ें हैं ना, उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। और एक बात आप जान लीजिए, जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं फोड़ेंगे तब तक आप सिलेक्शन से हो सकता है कि आप पीछे रह जाएं, क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना आपका आईना होता है। वो बताता है कि क्या पैटर्न रहेगा सवाल का, क्या रह सकता है, पैटर्न हाई जाएगा, लो रहेगा, क्या रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर को फोड़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 4 कहता है कि एक वस्तु को 760 रुपया में बेचने पर 5% का लॉस होता है। जब हम 760 रुपया में बेचें तो 5% का लॉस हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पूछा है। सेलिंग प्राइस 760 रुपया दिया है, जब हम 760 में बेचते हैं तो 5% का लॉस होता है, तो बोला है कि उसका जो है कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है। आसान सवाल है। 5% का लॉस हुआ, इसका मतलब क्या भाई, आप जो वस्तु खरीदे होंगे, जो भी पैसा आपका लगा होगा 100% होगा। तो आप जब 760 में बेचे ना तो 5% का आपको लॉस हो गया, 5% का हानि हो गया। इसका मतलब ये है कि आप ना वस्तु को 95% में बेचे, तभी तो 5% का लॉस हुआ। और इसी 95% का वैल्यू 760 रुपया है। अगर 95% का वैल्यू 760 रुपया है तो 100% का वैल्यू कितना होगा। मतलब जैसे ही हम 100% का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है। अगर 95% का वैल्यू 760 रुपया है तो 100% का वैल्यू होगा भागा 95 गुना 100। देखिए 19 पचे 95 और 19 चौके 76 और 5 से 5 दूना 10 और 4 दूना 8, 800 रुपया हमारा क्या था, इसका कॉस्ट प्राइस था। 800 रुपये क्या था, कॉस्ट प्राइस था। इतना ही कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करना होगा। लेकिन इसके लिए ना भाई आपको इसके पीछे का स्टोरी जानना होगा कि प्रॉफिट लॉस को सेकंड में तोड़ते कैसे हैं, कैसे तोड़ते हैं सवाल को सेकंड में। हम इस सवाल को ऑप्शन से भी जा सकते थे, इस सवाल को हम ऑप्शन से भी जा सकते थे। कैसे, देखो 5% का लॉस हुआ तो फायदा और घाटा कहाँ से जोड़ते हैं, कॉस्ट प्राइस से जोड़ते हैं। और पहला ही ऑप्शन आपका 800 दिया। भाई हम लोग इस चैनल पे हवाबाजी करते नहीं है, जो रियल कंटेंट है वही ला के रख देते हैं। किसी भी तरीका का डाटा से कोई छेड़छाड़ नहीं कि मैंने अपने हिसाब से सेट कर लिया, नहीं, उसमें मज़ा ही नहीं है और उससे आपको लॉस है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप समझिए। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, 800 है। तो अगर 800 हमारा CP है तो 5% का लॉस हो रहा है, तो 800 का 5% कितना हो गया, 800 का 5% 40 रुपया। 800 में 40 का लॉस हो रहा है, मतलब 760 में बेच रहे हैं, और यही तो 760 में हम बेच रहे हैं। डाटा सेटिस्फाई हो गया, आंसर हमारा क्या, 800। तो इस तरीके का अप्रोच आपको ना आना चाहिए। ठीक है, देखिए ये सवाल, देखिए ये सवाल ना बहुत अच्छा है। इस सवाल में थोड़ा सा दम है, औकात वाला सवाल है थोड़ा सा। कहता है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोला है, एक ना स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है। जैसे ठोस गोला आप समझिए कि क्या बोलते हैं उसको, क्रिकेट का बॉल जो पूरा ठोस होता है, मारने पर माथा फट जाता है। क्रिकेट का बॉल क्या होता है, ठोस होता है, तो वो क्या है, गोला है। तो उस गोला का जो डायगोनल है, व्यास है, वो 12 सेंटीमीटर है। कहता है इसको ना पिघला के, उसको गला के, देखिए जब कोई भी चीज़ को पिघलाएंगे ना तो उसका आयतन मेल्ट होगा, उसका वॉल्यूम ही पिघलेगा। उसको पिघला के 3
छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, 3 छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, इसको आप ऐसे समझिए, इसको आप ऐसे समझिए, आपको हम समझाते हैं अच्छा से। देखिए, एक हमारा ऐसा बड़ा सा गोला था, इसको सर्कल मत समझिएगा, ये ठोस गोला है। इसको हम ना पिघला दिए इसको, और हम छोटा छोटा 3 गोला ऐसे बना दिए। इसको पिघला के छोटा छोटा 3 गोला बना दिए। इस गोला का जो डायगोनल है यहाँ से यहाँ, वो 10 है, 12 है, तो क्या इसका रेडियस जो है वो 6 नहीं हो जाएगा? इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 3 छोटा छोटा गोला बना है। कहता है कि यदि 2 गोलों का व्यास 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, कोई 2 गोला, मान लो कि एक ये गोला है, इसका व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो क्या इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर नहीं होगा? इसका रेडियस, और इसका व्यास 10 सेंटीमीटर है तो क्या इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर नहीं होगा? और 10 सेंटीमीटर है तो तीसरे जो थर्ड गोला है, ये वाला गोला है, इस गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया क्या है? इस गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ये सवाल पूछा है। तो आप एक बात समझिए, इस बड़ा वाला गोला को मेल्ट करके 3 छोटा छोटा गोला बनाए तो क्या जितना आयतन इसका होगा बराबर इस 3 गोले का आयतन के बराबर होगा, है कि नहीं? जितना आयतन इसका होगा, सेम आयतन जो है इसका और इसका जोड़ के होगा। इसको आप ऐसे समझिए कि जितना वजन इसका होगा उतना ही वजन इन तीनों गोला का वजन होगा। आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है? हालांकि वेट अलग चीज़ है, वॉल्यूम अलग चीज़ है, ठीक है? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितना वजन इसका होगा उतना ही वजन 3 छोटे छोटे गोले का होगा, ठीक है? तो भाई कहता है कि 2 गोला का रेडियस तो हमें मिल गया 3 और 5, तीसरा गोला का सरफेस एरिया कितना हुआ? देखिए, जो भी आपका एरिया वाला चैप्टर है या वॉल्यूम वाला चैप्टर है, उसमें जितना भी तरीका का फिगर है, सबका फिगर का शेप और कंसेप्ट और सारा का सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में ना होना चाहिए। जब तक फॉर्मूला नहीं होगा तो आप सवाल को तोड़ नहीं पाएंगे। दूसरा चीज़, इस सवाल में ना ऑप्शन को देखिए, पाई को ना एज इट इज छोड़ दिया है। इसका मतलब जब हम सोल्व करेंगे ना तो पाई से छेड़छाड़ नहीं होगा, पाई को पाई रहने देंगे, ठीक है? देखिए, तो इस गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू गोला का, स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इस बड़ा वाला गोला का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई को पाई रहने देंगे, और आर क्यू के जगह पे हम क्या रखेंगे? 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब क्या होता है? 216, और क्या हो गया? 216 बराबर इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन, ठीक है? तो इसका आयतन क्या होगा? ये छोटा वाला रेडियस है तो इसका भी होगा 4/3 पाई, और आर क्यू के जगह पर 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27, प्लस इसका आयतन क्या होगा? 4/3 पाई, और आर क्यू के जगह पर 5 का क्यूब कितना? 125, प्लस इसका आयतन 4/3 पाई, और इसका रेडियस मान लेते हैं छोटा वाला आर, तो ये क्या हो जाएगा? आर क्यू, क्योंकि इसका रेडियस, इसका व्यास के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अब आपको करना क्या है? इन दोनों को जोड़ना है और इसमें घटा देना है। इन दोनों को जोड़ना है और इसमें घटा देना है। तो भैया अब आप इसको जोड़िए और इसको जोड़िए और इसको इसमें घटा दीजिए, ठीक है? देखिए, ये ना कैलकुलेशन का भी पार्ट आपका बन जाता है यहाँ से यहाँ। अगर आपका, और इस सवाल को बनाने का कुछ भी शॉर्टकट मेथड नहीं है, आपको फॉर्मूला से ही जाना पड़ेगा और कुछ भी ऑप्शन नहीं है। देखिए, 6 कहाँ से आया? इसका डायगोनल दिया हुआ है आपका, इसका डायगोनल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर व्यास। तो हमें रेडियस चाहिए। रेडियस जो होता है क्या बोलते हैं उसको, 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻⁴ 3 × 10
त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, तो जी 12 का आधा 6। इसका डायगोनल दिया हुआ है 6, तो इसका रेडियस हो गया 3। इसका डायगोनल है 10, तो इसका रेडियस हो गया 5। और इसका हमको डायगोनल या रेडियस के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है वो r है। ठीक है, अब इसको करना होगा सोल्व। तो भाई ध्यान दो, 4/3 4/3 4/3 4/3 सब जगह है। तो क्या हम इधर से 4/3 पाई को कॉमन ले लें, तो अंदर हमारा बच जाएगा, ध्यान दीजिए, 27 + 125 + r का क्यूब, यही ना बचेगा अंदर। और इधर मेरा 4/3 + पाई, और ये हमारा 216। ध्यान दीजिए काटना कैसे है, 4/3 पाई 4/3 पाई हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए ये है 125 और 27, 125 और 27, 125 और 27 आपका हो गया 152। कितना हो गया, 152। और इधर हो गया 216। देखिए ये +r³, ये जरा ध्यान से देखिए। अब ये सब ना सेंटीमीटर क्यूब में है, वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। दो सबके साथ क्या लगा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब लगा हुआ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो 216 में 152 गया, तो ये भैया कितना बचा, 4, और 11 में 5 गया 6, ये क्या बचा 64। तो यार यहाँ से क्या है, ये 64 = r³। तो r का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से 4 आएगा। तो भैया ये 4 हमारा क्या हो गया, इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, तो 4 अपनी जगह पर, पाई का पाई छोड़ देंगे, और 4 का स्क्वायर 16, और 16 चौके 64 पाई क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। देखिए ये चीज़ आपको समझ में आया, ये चीज़ आपको समझ में आया, एकदम बढ़िया वाला सवाल है ये वॉल्यूम का। देखो एक एक चीज़ आपको समझना होगा। बड़ा वाला गोला का जो आयतन है, इस गोला को तोड़ के हम 3 छोटा छोटा गोला बनाएं, तो जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका और इसका और इसका जोड़ के होगा। तो अगर हम इसके आयतन में से, बड़ा वाला गोला के आयतन में से अगर हम 2 छोटे गोले के आयतन को हम घटा दें, तो एक तीसरा गोला का आयतन नहीं बच जाएगा इसका। और यहाँ से हमको क्या मिल गया, रेडियस मिल गया। और रेडियस हमको क्या मिला, 4 मिला। अब इस गोला का पूछा है कि सरफेस एरिया कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो जी अगर रेडियस 4 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो 4 × पाई × 16, पाई जो है चारों ऑप्शन में है, इसका मतलब पाई के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। 4 का स्क्वायर 16, और 16 चौके 64 पाई क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस तरीके से सवाल को तोड़ना होगा। देखिए यहाँ से यहाँ पे 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई सब में था, तो हम तीनों से कॉमन ले लिए। और इधर भी 4/3 पाई है, तो इसको हम क्या किए, काट दिए। ठीक है, अब अंदर 125 + 27 152, और 216 में 152 गया तो कितना बचा, 64, और 64 क्या बचा, r³ का वैल्यू। क्या बचा, r³ का वैल्यू। अब आप बोलेंगे सर कि इधर वाला सेंटीमीटर क्यूब कहाँ गया, तो इधर भी तो सेंटीमीटर क्यूब है, तो इससे ये क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो r बराबर कितना बचा आपका, 4। अगर r 4 बचा, इसका मतलब ये वाला जो गोला है इसका रेडियस कितना, 4 है। अब रेडियस 4 है तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। और फिर हम r का वैल्यू वहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, और 16 चौके 64 पाई को एज इट इज छोड़ दिए। अब एक बात और समझिए आप कि गोला में जो खेला होगा ना भाई,
इसके लिए आपको ना इसका रेडियस मालूम होना चाहिए, क्योंकि रेडियस से ही आपका वॉल्यूम निकलेगा, रेडियस से ही आपका टोटल रेडियस से ही आपका सरफेस एरिया, सारा का सारा जो भी इससे कुछ निकालना है, तो सबके लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। बात समझ में आया? आप ध्यान से एक बार देख लीजिए कि ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं। बहुत अच्छा सवाल था ये, इसीलिए मैंने आपको फिगर बना के समझाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई लिखने में मेहनत लगता है, इसीलिए हम माफ़ी चाहेंगे। 4 सवाल हमने एक साथ लिखा है, छोटे छोटे सवाल हैं, दम नहीं है और आपके एग्ज़ाम में आए हैं, इसीलिए आप समझिएगा बात को। 5वां सवाल कहता है कि जब किसी संख्या के 3 गुने से 16 घटाया जाता है तो परिणाम 8 मिलता है। मूल संख्या का घन क्यूब क्या है? कहता है कि कोई संख्या है, उसका 3 गुना में अगर हम 16 घटा देंगे, कोई भी एक नंबर है उसका 3 टाइम्स में 16 अगर हम लेस कर देंगे तो रिजल्ट 8 मिलेगा। तो ओरिजिनल नंबर x का वैल्यू क्या है? यार ऐसे सवालों में कुछ भी मत करो। मान लो कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, x है, तो x का 3 टाइम 3x में 16 घटा देंगे तो क्या मिलता है, 8 मिलता है। देखिए 16 इधर जाएगा तो 16 और 8 कितना होगा, 24। अगर 3x का वैल्यू 24 है तो x बराबर कितना होगा, 8। और कहता है कि अगर ओरिजिनल संख्या 8 है तो इसका ना क्यूब बताइए। क्या बताइए, क्यूब बताइए। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। इसका आंसर आपको मिल गया। देखिए इसी तरीके से सवाल को आपको तोड़ना होगा, इस कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, एक स्टेप का ये सवाल था। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है कि जिसे 28 से मल्टीप्लाई कर देना तो जो संख्या मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, पूर्ण संख्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से तोड़िएगा। अगर 28 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 56, 28 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 में क्या है, एक 14 भी है, 14 दूना 28, तो 14 गुने 14 गुना 2, तो 14 गुने 14 कितना, 196, और 196 इंटू 2 तो 6 दूना 12 होता है। और आपका यूनिट डिजिट, आपका इकाई का अंक क्या आता है, 2। तो कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो ये गया, ये गया, 28 चौके 8 चौके 32, इसका भी इकाई का अंक 2, ये भी गया। 28 सत्ते, अगर आपको टेबल याद है ना, तो 28 सत्ते 196, और 196 जो है वो क्या है, 14 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कुछ भी नहीं था इस सवाल में। ठीक है, इस सवाल में देखिए कहता है कि 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24 का बहुलक मोड क्या है। मोड क्या है, देखिए जब आपसे मोड पूछे ना तो जिस नंबर का ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जर्वेशन को प्रेक्षण या पर्यवेक्षण ऐसे बोलते हैं कुछ, जिस नंबर का ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा होता है वही जो है मोड होता है। तो आप देखिए 24 का ऑब्जर्वेशन कितना है, सबसे ज़्यादा है, 3 बार है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा डायरेक्टली। क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। ट्रिगो से कहता है कि सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। अच्छा एक बात आप समझ लीजिए, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आए ना तो इसका बेसिक भी हम आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, एकदम तगड़ा वाला मेथड से बताएंगे कि सबको समझ में आएगा, एक एक व्यक्ति को समझ में आएगा। यही मेरा टारगेट है कि हम एक एक व्यक्ति को, जो भी बच्चा मुझसे पढ़ रहा है या आगे आने वाले समय में पढ़ेगा, उसको ना मैथ एटलीस्ट हम समझाने का पूरा कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। कहता है कि सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है। ट्रिगो से सवाल है। ये सवाल आपसे तभी बनेगा जब आपको सबका वैल्यू याद होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 2/√3 होता है, प्लस सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। इसको जोड़ दीजिए तो एलसीएम आ जाएगा 2√3, √3 आपका हो गया कैंसल, और 2 दूना 4,
मतलब ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7/2√3। लेकिन 7/2√3 कोई भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये √3 को ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 7√3 और नीचे √3 इंटू √3, 3 और 3 दूना 6, 7√3/6। सी नंबर ऑप्शन आपका क्या था, आंसर था। 4 सवाल। क्या आपको ये समझ में आया? एक बार देख लीजिए, चारों के चारों आसान सवाल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल कहता है कि 100 रुपया की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर CI चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने CI लिखा है। CI और SI सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना होगा? 2 साल, अगर हम 100 रुपया लगाते हैं 2 साल के लिए 10% के रेट पर, तो हम एक बार लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे और एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो कितना रुपया ज़्यादा मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट से? ये बात आपको मालूम है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा पैसा देता है। ठीक है, इसीलिए गांव घर में लोग ब्याज पर ब्याज लगा देता है। भैया बहुत तबाही है। ठीक है, देखिए सिंपल मेथड आप सीखिए। 2 साल के लिए पैसा दिया है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का बात करें तो 2 साल, पहला साल भी लेगा 10% और दूसरा साल भी लेगा 10%। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट में वो ना 20% लेगा 100 रुपये का। ठीक है, 2 साल में। अब समझिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का खासियत यही है कि उसमें ना ब्याज पे ब्याज लगता है। क्या? ब्याज पे ब्याज लगता है। तो देखिए पहला साल लिया होगा 10% और दूसरा साल भी लेगा 10%, लेकिन दूसरा साल 10% तो लेगा, लेकिन पिछले साल वाला 10% पे भी लेगा 10%। भैया जो पिछला साल मेरा पैसा और जो मेरा ब्याज था ना, उस पर भी हम ब्याज लेंगे इसी रेट से। तो 10% का 10% कितना? 1%। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 21%। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना लिया? 20%, सिंपल 10% और 10% 2 साल में 20%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 21%। पहला साल तो 10% लिया, ये 10% दूसरा साल भी लेगा, लेकिन पिछला साल के 10% पे भी 10% इस साल जोड़ के लेगा। तो 10% का 10% कितना? 1 होगा। तो टोटल CI कितना मिला? 21%। तो जी इनका अंतर कितना हो गया? 21 में से 20 गया तो 1%। इसका मतलब 1% का वैल्यू कितना होगा? 100 का 1% कितना? 1 रुपया। तो जी हमको 1 रुपया ज़्यादा मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, कहता है कि 110 के 110% का 10% कितना होगा? सिंपल सा बात है, दिमाग मत लगाइए। 110 गुना 110/100 गुना 10/100। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो निपट गया हमारा, 1 जीरो से 1 जीरो। 11 गुने 11 121, 121 को 10 से भागा देंगे तो 12.1 हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। इस लेवल का सवाल आपके ALP में पूछा जाता है। तो आप समझिए कि आपको कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, ये आपके ऊपर है। और अगर कहीं आपको मैथ में समस्या है तो उस समस्या को दूर करेंगे हम, ये वादा है हमसे। और एकदम कम से कम फी में बेहतर चीज़ देंगे। और अलूल जलूल की चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, एकदम कंसेप्ट से और बेसिक चीज़ें समझा के जिसको मैथ नहीं आता है वो भी सीखेगा और जिसको आता है वो भी सीखेगा। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है। तो अगर हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से बनाने लगे बेसिक से तो बहुत वक्त लग जाएगा और आप भी बोर हो जाइएगा। ठीक है, तो हम अप्रोच वही लगा रहे हैं जो एग्ज़ाम में लगाना है। 11 नंबर सवाल कहता है कि यदि x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-1 इंटू y-2 है, जहाँ x और y जो है एक पूर्णांक है, क्या है? इंटीजर है, कंप्लीट नंबर है। ठीक है, तो 2x प्लस 3y का वैल्यू कितना है? अलजेब्रा का सवाल है। बता दिया है कि x और y क्या है? एक हमारा इंटीजर है। बिना सोचे समझे आप x का वैल्यू पुट कर दीजिए 1। जब हम इसमें x का वैल्यू 1 पुट
करेंगे तो x माइनस तो 1 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा y। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आप ना x का वैल्यू 1 जैसे ही रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर बचेगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्यों ऐसा हुआ समझिए, अलजेब्रा में आपको बताएंगे कि जब दो वेरिएबल हो, देखिए दो वेरिएबल के लिए हमेशा आपको दो इक्वेशन चाहिए। आप एक बात याद रखिएगा कि जितना वेरिएबल्स रहेगा उतना इक्वेशन देगा, तभी आप सभी वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, तो आप ना किसी एक इक्वेशन को अगर जीरो भी कर देंगे ना, कोई भी एक वेरिएबल को अगर जीरो कर देंगे तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जीरो ना रख के x का वैल्यू 1 रख दिया, तो y हमारा 2 निकल के आ गया। आप जीरो रख के भी देख सकते हैं किसी का भी वैल्यू, ठीक है। तो x हमारा 1 है और y हमारा क्या मिला, 2 मिला। तो ये है 2x प्लस 3y, 2x 2 इंटू 1 क्या, 2 प्लस 3y, तो y की जगह पे क्या आएगा सर, 2 आएगा और ये 3 दूना 6, 6 और 2 क्या हो गया, 8 हो गया। तो देखिए आप ना ऐसा मत समझिएगा कि सर क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। मैं आपको सीधा एग्ज़ाम का अप्रोच बता रहा हूँ और ये बातें तभी आपको समझ में आएगी जब आपका बेस ना बहुत अच्छा हो, और बेस आपको अच्छा करना ही होगा। मेहनत करिए और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए कहता है सवाल कि ट्रेंगल एक्स वाई जेड पर में y पर समकोण बना हुआ है। ट्रेंगल एक्स वाई जेड है और एंगल y पे क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का कोण बना है। यदि एंगल x का वैल्यू 45 डिग्री है तो सेक x का मान कितना है, सेक x का मान कितना है। ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, ये चीज़ आपको आना चाहिए। फिगर बना के आपको समझाते हैं। एक हमारा ट्रेंगल है, ये हमारा, और ये ट्रेंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रेंगल है, समकोण है। और जो y पे है ना, राइट एंगल बना है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है। क्या बना है, 90 डिग्री का। कहता है कि एंगल x का वैल्यू, ये वाला एंगल क्या है, 45 डिग्री है। एक बात बताइए, अगर ये 45 है तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। क्या होगा, 45 डिग्री। अब ध्यान से देखिए कि दो कोण बराबर है, तो ये कैसा समकोण त्रिभुज है, तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसका ये दो भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आपको ज्योमेट्री में बताया जाएगा कि बराबर कोण के आमने सामने का भुजा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो इस 45 के सामने ये साइड क्या होगा और इस 45 के सामने ये साइड, ये दोनों साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, √2 यूनिट हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अगर ये √2 यूनिट है तो बोला है कि सेक x का वैल्यू, यहाँ से देखने बोला है, यहाँ से देखने बोला है कि सेक x का वैल्यू क्या होता है। तो सेक जो है किसका अनुपात बताता है, तो सेक जो है कर्ण और आधार का अनुपात बताता है, कर्ण और आधार का अनुपात बताता है। तो कर्ण हमारा कितना है, हाइपोटेनस हमारा √2 है, तो ये क्या हो जाएगा, √2/1। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सेक x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। देख भाई, बेसिक बात आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो एक बार बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। जहाँ मर्जी करे वहाँ पढ़ो, बात समझ में आया। इसको देखिए, कहता है कि एक वस्तु को 642 रुपया में बेचने पर, कितना में बेचा, 642 में बेचा, सेल किया। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, 642 रुपया में बेचा गया, जबकि उसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना था, 600 रुपया। तो इसका सीपी कितना था भाई, 600 रुपया। कितना था, 600 रुपया।
600 में खरीद के 642 में बेचा, क्या 42 रुपया का फ़ायदा नहीं हुआ? 42 रुपया का फ़ायदा नहीं हुआ? हुआ। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। भाई 600 पे 42 रुपया का फ़ायदा हुआ, तो 42 जो है 600 का कितना परसेंट है, ये आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। देखिए 600 का 10% 60 है और 1% जो है 6 है। 1% 6 है, तो ये इसका ना 7 गुना है, मतलब 7% है। क्या है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7% का प्रॉफिट उसको मिला है। बहुत लोग ना इसको ऐसे निकालेंगे, 42/600 गुना में 100%, 20 आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम जाएगा। ये छोटा सवाल है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन समय जाएगा। इस सवाल पे आइए। कहता है कि 5 का पावर 105 को जब 126 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 5 का पावर 501 है और इसको भाग देना है 126 से, तो हमसे ना रिमाइंडर पूछा है, शेषफल कितना आएगा। देखो 5 का पावर 501 है और इसको 126 से भाग देना है, तो ना आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब आप भाग देंगे ना तो इस 5 को ऐसा घात में तोड़ना होगा जो 126 से ज़्यादा हो या कम हो, या एक ज़्यादा हो या एक कम हो। तो ना आप ऐसा करने के लिए आपको ये चीज़ मालूम है कि 5 का पावर 3 कितना होता है? 125 होता है। तो हम अगर इसको 501 को हम 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 2 20, 3 छके 18 और 3 सत्ते 21, कितना होगा? 167। इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3 गुना 167। हम 501 को ऐसे लिख सकते हैं और ये कितना होगा? 126 से भाग देना है। और 5 का पावर 3 कितना? 125/126 और 125 का पावर कितना? 167। अब देखिए 125 को 126 से हम भागा देंगे तो कितना बचेगा? -1, और -1 का पावर कितना है? 167। तो -1 का पावर अगर ओड नंबर है तो रिजल्ट हमारा क्या आता है? नेगेटिव -1। और कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं बताते हैं, इसमें ना डिविजर को जोड़ देते हैं। तो -1 में 126 को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 125। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए कि आपके एग्ज़ाम का अप्रोच क्या होगा। हम एक एक बात को आपको समझा देंगे जब हम एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे, और बहुत जल्दी आप देख लीजिएगा, बहुत जल्दी हम लोग एक एक चैप्टर को तोड़ेंगे अच्छा से। बस अब आप अभी इतना देखिए कि आपको एग्ज़ाम में कैसे तोड़ना है और आपको कितना चीज़ आता है। ठीक है। कहता है कि उस घन की विकर्ण की लंबाई क्या है? उस घन के विकर्ण का लंबाई क्या है? क्यूब का डायगोनल का लेंथ आपसे पूछा है, जिसका साइड जो है, जिसका भुजा जो है 3 सेंटीमीटर है। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √3a, और a हमारा क्या बताता है? साइड बताता है। मतलब एक जगह पे क्या हो जाएगा? 3, मतलब ये क्या हो जाएगा? 3√3 सेंटीमीटर क्या होगा? इसका डायगोनल, और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। बात समझ में आया? घबराइए मत, सब हम समझा देंगे आपको। अभी हम आपको अप्रोच सिखा रहे हैं कि एग्ज़ाम में आपको कैसे सवाल को तोड़ना है। ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि a और b, a प्लस b का मतलब है a और b। a और b किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, b और c उसी काम को 15 दिन में, जबकि a और c जो है उसी काम को 36 दिन में करते हैं। तो a b c तीनों मिलकर कितना दिन? टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेसिक सवाल है, आपको इसका फंडा मालूम भी होगा। ध्यान दीजिए, 3 लोग हैं, 3 ग्रुप है 3 लोगों का। a प्लस b करता है 12 दिन में, b प्लस c करता है 15 दिन में, और a प्लस c करता है आपका 36 दिन में। तो सबसे पहले 12, 15 और 36 का एलसीएम कितना? तो आप कहेंगे 180। 180 हमारा क्या हो गया? टोटल काम हो गया। 12 दिन में करता है 180 काम, इसका मतलब हर दिन 15 काम। और
15 डेज में 180 काम, इसका मतलब हर दिन 12 काम, और 36 दिन में 180 काम, इसका मतलब हर दिन 5 काम। अब आप जरा ध्यान दीजिए, ये ए 2 जगह है, बी 2 जगह है, सी 2 जगह है, आदमी है 3, लेकिन हर आदमी 2 बार क्या है, रिपीट है। तो ये जो आपका क्षमता हुआ 15, 12, 27 और 5 32, ये जो हमारा 32 क्षमता हुआ, ये 6 जन का हुआ ना, 6 जन का हुआ। आदमी तो 3 है, देखिए ए भी हमारा 2 बार है, बी भी हमारा 2 बार है, और सी भी हमारा 3 बार है। तो अगर हम 32 को 2 से भाग दे दें तो इसका मतलब क्षमता क्या आ गया, 16, और जो 16 क्षमता है वो किसका है, ए प्लस बी प्लस सी का। इसका मतलब ये ए प्लस बी प्लस सी मिलके एक दिन में 16 काम कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना है सर, 180। 180 को 16 से भाग देंगे तो 16 एकम 16, 2 20, 16 एकम 16, 2 20, 4 20, 16 दूना 32 और 16 85, 11.25 डेज में जो काम है आपका खत्म हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेसिक सवाल है, ठीक है। इस सवाल पे आइए, कहता है कि पाइप ए 50 मीटर क्यूब पर आवर की दर से टंकी में पानी भरता है। 50 मीटर क्यूब हर घंटा पानी डालता है वो टंकी में। कहता है कि पाइप बी उसी टंकी को 4 घंटा में भरता है। पाइप बी जो है उसी टंकी को 4 घंटा में भरता है। कहता है दोनों एक साथ 2 घंटा में भर सकता है। अब देखिए, पाइप बी के बारे में बोला है कि वो अकेले 4 घंटा में, अगर दोनों को खोल देंगे तो दोनों 2 घंटा में। कहता है टंकी का आयतन क्या है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ए है और बी है, ए है और बी है, नहीं है ऐसे दिया हुआ ना, बी का सिंगल दिया हुआ है और फिर ए प्लस बी का समय साथ में। अगर हम टाइम देखें तो बी लेता है 4 घंटा और ए और बी मिल के लेता है 2 घंटा। तो जी टाइम का ऑपोजिट क्या होता है, इफिशियंसी का रेशियो, क्षमता का रेशियो। तो इसका मतलब ए जो है 2 काम, तो ए और बी मिलके कितना काम, 4 काम करेगा। अगर हम समय के अनुपात को पलट दें तो क्या मिलेगा, क्षमता का अनुपात। इसका मतलब बी का क्षमता कितना है, 2, और ए और बी दोनों का क्षमता कितना है, 4। अगर बी का क्षमता 2 है और ए और बी दोनों का क्षमता 4 है, इसका मतलब ए का क्षमता भी 2 है और बी का क्षमता भी क्या है, 2 है। अब पूछा है टंकी का आयतन, तो जी ए जो है हर घंटा कितना काम कर सकता है जी, 2 काम कर सकता है। और इसका स्पीड क्या है पानी भरने का, 50 मीटर क्यूब पर आवर। तो टंकी का क्षमता क्या हो जाएगा सर, 50 गुना 2 मतलब 100 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, टंकी का टोटल क्षमता हो जाएगा, टंकी का आयतन हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया। तो ये था मेरे भाई कुछ बेसिक सवाल जो कि बहुत ही आसान है। हो सकता है मैंने आपको इसमें बहुत बेसिक ना बताया हो, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया कि हमें अप्रोच देखना है एग्ज़ाम में, कि एग्ज़ाम में सवाल को कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट आपका जो होगा, ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट था ना, तो नेक्स्ट टाइम में आपका सेकेंड शिफ्ट होगा, CBT 2 का सेकेंड शिफ्ट ALP का, जो कि 2019 में आपका हुआ था, ठीक है। सवाल को अब देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।